नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक है या दिल्ली कुछ फैसले नहीं कर पा रही है? जो फैसला उसने छत्तीसगढ़ में कर लिया, जो फैसला उसने मध्य प्रदेश में कर लिया, लेकिन राजस्थान में अब भी इंतजार है कि हार के बाद क्या बदलाव होगा, विधायक दल का नेता कौन बनेगा, प्रदेश संगठन में भी क्या कुछ बदलाव होंगे। इसको लेकर लगातार कयास लगाया जा रहा है, लेकिन शायद दिल्ली अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है, जबकि 2 राज्यों में फैसला कर चुकी है। इस बीच में एक और खबर आई है कि हार के कारणों को लेकर एक प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, दिल्ली आलाकमान को भेजी गई है, और उसमें जो कारण गिनाए गए हैं वो कारण ये बताए गए हैं। सबसे बड़ा कारण माना गया है ध्रुवीकरण को, कि भाजपा ने ध्रुवीकरण करा दिया, जिसके कारण से कांग्रेस की हार हुई है। इसके अलावा एक बड़ा कारण दूसरा ये माना गया है कि प्रदेश के जो बड़े नेता हैं और मंत्री हैं वो भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं है, और बड़े नेता अपने क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल पाए, यहां तक कि अपने जाति के समाज के वोटरों को भी वो प्रभावित नहीं कर पाए। ये रिपोर्ट भेजी गई है दिल्ली। यही बात मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत भी बोलते रहे और कांग्रेस के दूसरे नेता भी बोलते रहे, और यही रिपोर्ट अब शायद आलाकमान से मनवाने की बात हो रही, क्योंकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा वो इस बात को बिल्कुल गोलमाल कर गए थे कि कारण क्या होंगे देखेंगे, अभी तो हमारी तारीफ ही हुई है कि हम जो वोट लेकर आए हैं। तो आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नवीन जी। और मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपको अशोक गहलोत की एक बाइट सुना देता हूं, जी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो देश बड़ा, मुझे हारने का जितना गम नहीं है, दुख नहीं है, उतने मुझे देश की चिंता है। देश में हो क्या रहा है, ये मैं आपको मेरी ईमान से कहता हूँ। मेरी ईमान से कहता हूँ, मुझे हारने का दुख नहीं है, क्योंकि हार जीत तो मैंने पहले भी कई बार देखी है। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया, अदा किया राजस्थान के अंदर, जो मुझे करना चाहिए था, जितना मेरी क्षमता थी, जितना मेरा प्रयास था, जितनी मेरी सोच थी, मैंने कमी नहीं रखी। फिर भी मान लो चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, ध्रुवीकरण के कारण में तो मानता हूँ बड़ा, तो और भी गलतियाँ रही होगी, पर मुझे दुख नहीं है हारने का। जितनी मुझे चिंता है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, पूरा देशवासी को चिंतित होना चाहिए। जो चिंतित नहीं है उनको चिंतित होना चाहिए। जो आदमी का लोकतंत्र यकीन है, जो इंटेलेक्चुअल तो बेचारे है ही है इसके अंदर, बोल ही रहे हैं वो तो, हर इंसान जो है पढ़ा लिखा, उसको अपना ध्यान और जगह कहीं है तो हटा करके केंद्र बिंदु पे लाना चाहिए, देश पे लाना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर का सवाल है ये कि देश। जगदीश शर्मा जी, सर आपने ये बाइट सुनी होगी, और पहले 40 सेकंड के अंदर गहलोत 3 बार कह रहे हैं मुझे हारने का दुख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मतलब वो विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वाकई में दुख नहीं है। आखिर कहना क्या चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो अब नहीं रहे, माफ कीजिए, अशोक गहलोत अब क्या कहना चाह रहे हैं दुख नहीं है कहकर? देखिए नवीन जी, आपको ध्यान होगा जब इलेक्शन से पहले लगभग 3 महीने पहले से ही अशोक जी ने कहना शुरू कर दिया था कि हम बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हमारी जो गारंटियाँ हैं, हमारे जो प्रोग्राम हैं, जो इतनी मतदाताओं के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स घोषित किए थे, जो 20 या 50 इंसेंटिव्स थे, एक नहीं 20 से 50, और हम इनके बल पर दोबारा चुनाव जीत के आएँगे और मैं सरकार बनाऊँगा। ये उनका क्लेम था चुनाव से पहले, आपको याद होगा ये। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे हारने का गम नहीं है। तो किस चीज़ का? वो कह रहे हैं मैंने पूरा ज़ोर लगाया, अपनी कुव्वत से लगाया और अपनी मेहनत से लगाया, और तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं अपनी सोच से लगाया। तो उनको चुनाव से पहले ये पता नहीं था क्या? सोच में कहीं आया नहीं था कि बीजेपी चुनाव कैसे लड़ती है? बीजेपी किस तरह से चीज़ें आएँगी सामने से? क्या राष्ट्रवाद की बातें शुरू होंगी?
क्या राष्ट्रवाद को लेकर और नौजवानों को और महिलाओं को और इनको सबको जो है जोश भरा जाएगा और फिर चुनाव का निर्णय किया जाएगा? क्या भ्रष्टाचार की बातें होंगी? तो अशोक गहलोत कहाँ कमी महसूस कर रहे हैं? ये सोच क्यों नहीं पाए कि भ्रष्टाचार उनके टाइम पर इतना जबरदस्त था, उसकी चर्चा नहीं करेगी बीजेपी, मतलब सब कुछ कहती रहे कि कांग्रेस जो कर रही है बहुत अच्छी बात है, यही कहती। इस राजस्थान में इतना जबरदस्त कोहराम मचा है पिछले 2-3 साल में। देखो, एक तरफ तो क्राइम देखिए किस लेवल पर, बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़े-बड़े संगठनों के नेताओं को गोली मारकर भूना जा रहा है। महिलाओं का आए दिन 1-2 बलात्कार की घटनाएं आए दिन की बात हो गई है। सड़क से उठा के बच्चियों को ले जाया जा रहा है और उनके साथ बलात्कार कर कर और मारा जा रहा है ताकि वो मुंह नहीं खोल पाए उनके बारे में। ये अशोक गहलोत जी को मालूम नहीं था कि ये सब कुछ जो है अब चुनाव में उठेगा और वो निमट नहीं पाए इनसे ढंग से। पुलिस का वजूद नहीं बना पाए, अपनी सरकार का वजूद दिखा नहीं पाए पब्लिक के बीच में और क्रिमिनल्स के बीच में खासकर। दूसरी बात कि जो करप्शन था, किस लेवल पे करप्शन हुआ आप देखिए। पेपर बिक रहे थे यहाँ, लाखों बच्चों का भविष्य जिन दांव पर लगा होता है, वो पेपर, आरपीएससी का पेपर भी बिक रहा है। आप अंदाजा करिए कि उन लाखों बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हीं की पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था, आपको ध्यान होगा, और उन्होंने कहा था कि ये आरपीएससी को मैं बदल कर छोड़ूंगा। इन बच्चों को उनका जो खर्चा खत्म हुआ है, हालांकि टाइम को तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाएंगे। क्या हुआ उन सबका? सब धरे रह गए। तो अशोक गहलोत तो समझ रहे थे कि केवल फिजिकल मेहनत करने से ही चुनाव जीत लिया जाता है। फिजिकल नहीं होता, मेहनत होनी चाहिए अपने दिमाग से। मेहनत होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए अगर वो पॉलिटिशियन बढ़िया हैं, तो क्या-क्या मुद्दे चुनाव में आने वाले हैं उनके सामने और उनसे वो कैसे निपटने वाले हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी या अपोजिशन ने उनके ऊपर इन मुद्दों को लेकर अटैक करना शुरू किया, अशोक गहलोत कुछ नहीं बोल पाए उनके आगे। बस आरोप ही लगाते रहे कि साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, चाहे होम मिनिस्टर ने ये कर दिया, राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने ये कर दिया। तो वो चुनाव लड़ने आए हैं, वो यहाँ भजन करने या कोई सेवा भाव दिखाने थोड़ी आए। चुनाव में तो यही होता है, वो अपने मुद्दे उठाएंगे और आपको घेरेंगे चारों तरफ से। तो अशोक गहलोत को अब दुख किस बात का नहीं है? दुख तो इसलिए नहीं है उनको कि पिछली दफे वो केवल 21 ही सीटें जीत पाए थे अपनी सरकार के बाद। इस बार कम से कम 76 तक तो पहुंचे। जो राजस्थान के प्रभारी महामंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी कह रहे हैं कि देखो हम वोट में तो अच्छे हैं। अच्छे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो मुख्यालय है, जो आला कमान है, जो बड़े नेता दिल्ली में बैठते हैं, वो तो अंदाज लगा रहे थे आपके 21 नहीं तो 31 आ जाएंगी, 41 आ जाएंगी। इससे ज्यादा अशोक गहलोत क्या कर पाएंगे? लेकिन देखो हाल अच्छा हुआ कि 76 सीटें आ गई उनकी। ये कम उपलब्धि नहीं मानता मैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा इससे पहले वाली टर्म में वसुंधरा राजे को 76 सीटें आई थी, 73 सीटें आई थी, 76 भी नहीं बल्कि 73 ही आई थी। तो ऐसी सूरत में अशोक गहलोत किस चीज का दुख मना रहे हैं? उनको तो खुश होना चाहिए कि बेहतर तरीके से वो कर गए और उनका जो निरंकुश और जिसको कहना चाहिए निष्क्रिय शासन, उस निष्क्रिय शासन के बावजूद इतना आ गया, जिसके लिए कि वो अब शिकायत कर रहे हैं बीजेपी वालों ने जो है ध्रुवीकरण कर दिया था। वोटों का ध्रुवीकरण तो होता ही है, आप टिकट देने से ही ध्रुवीकरण शुरू कर देते हो। जब पार्टी टिकट देती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी नहीं कर रही है, दोनों जब पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है तो ध्रुवीकरण के आधार पर ही तो टिकट दे रहे हैं कि ये एरिया जो है गुजरों बाहुल का है तो गुजर को टिकट दे दो, ये जाटों का एरिया है तो जाट को टिकट दे दो, ये ब्राह्मणों का एरिया है तो ब्राह्मण को टिकट दे दो। ये ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है? क्यों देते हो ऐसे टिकट? योग्यता के आधार पर क्यों नहीं देते? तो दुख किस बात का होगा? अब तो दुख इनको होना ही नहीं चाहिए, सचमुच में नहीं होना चाहिए। नवीन जी,
जगदीश जी, आपने जो बात कही कि अंत में ये बोलने लगे थे, आपको ध्यान होगा पिछले 4 सालों के अंदर अशोक गहलोत ने कई बार ये बात कही कि हम हर बार अच्छा काम करते हैं, राजस्थान की सरकार अच्छा काम करती है, उनकी सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी पब्लिक वोट नहीं देती और हार जाते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है। तो ये 4 साल तक ये बात लगातार बोलते रहे। चुनावी साल के अंदर आकर उन्होंने ये बात बोलना बंद की, और फिर ये उनकी समझ में परिवर्तन कैसे आया कि जो कल तक ये मान रहे थे कि राजस्थान उनकी सरकार रिपीट नहीं होगी, अंतिम समय में वो बोलने लगे कि केरल की में अगर सरकार चुनाव जीत सकती है कोरोना में, कोविड में अच्छा काम करके, तो यहाँ पर भी जीत सकती थी, या कोई एक रणनीति थी या क्या था ये? अब उनका परिवर्तन कैसे हो गया था? देखिए, मैं फिर आपको अशोक जी की बात पर लेकर चलता हूँ। उन्होंने 3 बातें की। मेरी समझ, मेरी जितनी ताकत है, हिम्मत है, उसके आधार पर, और मेरी सोच। मैं मानता हूँ तीनों ही पक्ष से वो फेल रहे। कौन-सी उनकी समझ क्या थी? समझ रहे थे वो राजस्थान में क्या हो रहा था, और वो अच्छे काम किए। कौन से अच्छे काम किए, मैं यही तो कह रहा हूँ। कितनी गलतफ़हमी में रहते हैं नेता लोग। अच्छे कौन से काम किए उन्होंने? क्या आए दिन बलात्कार हो रहे थे, ये अच्छा काम था राजस्थान सरकार का, गहलोत सरकार का? क्या पेपर लीक हो रहे थे, एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए? क्या ये अच्छा काम था? आए दिन दफ्तरों में भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे थे, क्या ये अच्छा काम था? उनके मंत्रियों तक पे आँच आई। आप सोचिए क्या हाल है। उनके मंत्री तक नहीं बच पाए। इससे ज़्यादा और क्या भ्रष्टाचार था? आप ये जल जीवन मिशन में जो पैसा मिला था, उसकी क्या लूट-खसोट हुई है, और ईडी और सीबीआई ने जो है छापे मारे हैं इनके ऊपर, और पैसा पकड़ में आया है उनके घर से। तो ये मामूली बात थी? ये अशोक जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या? ये सब चीज़ें ही तो पब्लिक का मानस बनाती है कि वोट किसको देना है। पब्लिक कैसे तय करती है कि हमको वोट किसको देना चाहिए? तो ये जो कुछ भी किया है, तो अशोक गहलोत जी के जो है ना, वो समझ में थोड़ी गड़बड़ है। कहीं कमी रह जाती है उनकी समझ में, कि हम अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम क्या कर दिया आपने? कौन-सा अच्छा काम कर दिया? देखिए जैसे पेंशन है, वो पेंशन पहले भी बुजुर्गों को दी जाती थी, उसकी मात्रा मान लो ₹100 है या ₹500 है, इन्होंने 1000 कर दिए। तो हमने हज़ारों लाखों को जो है पेंशन दे दी। एक एक्टिविटी जो ऑलरेडी चल रही है, उसको थोड़ा-सा आपने प्रमोट कर दिया। आपने जो मोटे-मोटी चीज़ें हैं, वो 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो अच्छा काम था, मैं मानता हूँ। फिर गैस का सिलेंडर आपने ₹500 का किया, वो अच्छा काम था। गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ₹500 में ही अगर सिलेंडर मिल जाए, जो कि सिलेंडर 1100-1200 तक पहुँच गया था एनडीए गवर्नमेंट की सरकार में, इसी सरकार में। तो उसको अगर आपने सस्ते में उपलब्ध कराने का फैसला कर लिया था, तो वो अच्छा काम था। इस तरीके से कुछ 2, 3, 4 काम तो अच्छे थे। ये तो बढ़िया थे, इसकी जो है सबने प्रशंसा भी की है, इसको हाथों-हाथ लिया। लेकिन जो सरकार चलाने के बड़े काम हैं, जिनसे लोगों का सड़क पर चलना दुर्लभ हो गया था। गैस का सिलेंडर लेने जाएगा और आदमी के ऊपर बीच में ही कोई आपराधिक घटना हो गई, तो वो क्या करेगा? गैस का सिलेंडर लेके आके आएगा या अपनी जान बचाएगा? अब बताइए, ऐसे-ऐसे मामले थे। करप्शन का इतना बड़ा हाल था कि अब तक योजनाओं में अब तक खुलासा हो रहा है किस किस योजना में कितने पैसे खा गए, किस में क्या हो गया। आज आपने एक अखबार में खबर पढ़ी होगी कि बच्चों के लिए दूध अब पहुँचा है। ये 1 साल पुराना डिसीजन था। अब अशोक जी ने तो अपने कागज में दस्तखत कर मान लिया कि मैंने बहुत बढ़िया डिसीजन कर दिया और बहुत ही अच्छे काम किए, लेकिन उसका तरीका क्या है देखिए। तरीका ये है कि सरकार बदल गई, उसके बाद जाकर दूध स्कूलों में पहुँच रहा है। मतलब घोषणा इन उन्होंने दोनों में काफ़ी की, फ़र्क है। लेकिन उसका अमल उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से अमल करना चाहिए था, जो इम्पैक्ट पैदा करता और जो वोटरों को बूथ तक पहुंचाता और कांग्रेस के पक्ष में वोट दिला पाता। अब ये रिपोर्ट की जो बात है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बड़े नेता प्रभाव पैदा नहीं कर पाए, भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने में सक्षम नहीं है। अब ये बड़े नेता कौन हो गए? अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा,
जितेंद्र सिंह या बड़े नेता और कौन बचे हैं? फिर क्या मंत्रियों की बात हो रही है? हाँ, बड़े नेता और कौन से हो सकते हैं? हो सकता है कि ये दिल्ली वालों के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ना चाहते हो। बड़े नेता तो दिल्ली वाले ही कहलाते हैं, जो दिल्ली से आया वही बड़ा नेता है। उसके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं, बहुत भव्य स्वागत करते हैं, तरीके से उनको हैंडल करते हैं। तो वो अगर नहीं कर पाए कुछ भी, तो भी शिकायत हो सकती है। मैंने आपको बीच में एक अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि राहुल गांधी तो इनसे नाराज है। राहुल गांधी चुनाव वोट पड़ने के करीब 10-12 दिन पहले आए, अपनी माताजी को लेकर। आपको ध्यान होगा कि भई वहाँ पॉल्यूशन बहुत है और जयपुर में चलते हैं। जयपुर में किस लिए चल रहे हैं? पॉल्यूशन तो एक नाम था, क्योंकि जितना दिल्ली में पॉल्यूशन था, उस टाइम पर जयपुर में भी उतना ही पॉल्यूशन था, अगर इसी बात को ध्यान में रखकर लेकर आए। असल में शहर के बाहर एक 7 सितारा होटल में वो रुकी उनकी मदर सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी इसलिए आई कि अशोक गहलोत की डिमांड पर कोई नेता बाहर जाकर प्रचार करने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन सा नेता गया? आप खुद भी देख लीजिए, हमने भी देखा है, जा ही नहीं रहे थे लोग। तब उन्होंने बैठक की होटल में ही, और सब लोगों को कहा कि भाई आप लोग सब जुटो, तब तो अपन जीत जाएंगे, नहीं तो बहुत बुरी हार होगी। तब आपको ध्यान होगा कि एक साथ फिर 2-3-4 नेता लगे थे। सचिन पायलट भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाकर आए, भले ही वो अपने पसंदीदा लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में गए जिनको वो जिताना चाहते थे, उन्हीं में गए भले ही, लेकिन निकले वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकलकर उन्होंने 30-40 के करीब रैलियां अलग अलग जगह पर की। और कौन कौन से एक आध कोई नेता और कहीं गया हो? एक राहुल गांधी लगे थे, जो 10-12 रैलियां और रोड शो उन्होंने भी कर लिए थे। तो बीजेपी तो चाहती है राहुल गांधी घूमे राजस्थान में, क्योंकि राहुल गांधी इनके लिए ऐसे प्रचारक हैं जो उल्टा वो तुड़ाऊ होता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के वोट तोड़ देते हैं और बीजेपी को उसका लाभ मिलता है। तो बात ही ऐसी कह जाते हैं कोई न कोई, जो कांग्रेस के लिए उल्टी पड़ती है और बीजेपी के लिए लाभदायक होती है। तो ये तो जो है तरीका था। तो प्रचार में निकले सब, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी ने प्रचार किया, उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी ने, उन्होंने भी प्रचार किया। तो ये नहीं है नहीं किया, सबने किया। लेकिन आपके शासन की कुव्यवस्था इतनी ज्यादा थी कि वो पब्लिक पे ज्यादा असर डाल रही थी, और बीजेपी के नेताओं ने उसको कैश इन किया, जिसको कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी के सारे भाषण आप पे टिके हुए थे, और जो शाह हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनके सारे भाषण इसी पर टिके हुए थे। जेपी नड्डा के सारे भाषण इसी पर टिके हुए थे। और जो कोई भी आ रहा था, इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो जो भाषण दे रहे थे, वो भी इन्हीं पे अटैक हो रहा था, क्योंकि अशोक गहलोत ने राजस्थान की वो दुर्दशा कर रखी थी कि बाहर बैठा हुआ हर आदमी, अगर बड़ी घटनाएं बाहर के अखबारों में भी रिपोर्ट हो रही हैं, जो वो इतनी ज्यादा थी कि उनके मानस पटल के ऊपर राजस्थान की एक छवि अंकित हुई, और उस छवि ने उनका बताया था कि तरीका क्या था इनका शासन करने का, किस तरीके से ये जो है राज कर रहे थे। पीसीसी ने जो रिपोर्ट भेजी है, रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय नेता समझ नहीं पाए, वोटरों को बूथ तक नहीं ला पाए, और सरकार की जो योजना है वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये काम कैंडिडेट का था या फिर ये काम तो संगठन का था? संगठन किसे क्लीन चिट दे रहा है, खुद को? नहीं, इनको खुद ही सोचना चाहिए। संगठन भी तो एक तरीके से उनके माध्यम से खुद ही चला रहे थे अशोक जी संगठन चला रहे थे। तो अशोक जी को खुद ही सोचना पड़ेगा कि भाई ये संगठन क्यों नहीं कर पाया, या क्यों करना चाहिए, या कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाकर उनकी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। मैंने आपको एक प्रोग्राम में ये बताया था कि योजनाएं जो ठीक भी हैं, वो धरातल पर नहीं उतर रही। लोग अच्छी तो बता रहे हैं योजना को, चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर काम नहीं कर रही थी। इसलिए पब्लिक को यह एहसास ही नहीं हुआ कि योजना कितनी बढ़िया अशोक जी ने बनाई है उनके लिए। वो एहसास होता तो उसका चुनाव में लाभ मिलता। ये है नवीन जी।
अब ये जो राजस्थान में फैसला नहीं हो पा रहा है, छत्तीसगढ़ में आपने फैसला कर लिया, मध्य प्रदेश में आपने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया और विधायक दल का नेता भी बदल दिया, राजस्थान में मामला कहाँ अटका हुआ है? यहाँ पे फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? फैसला मेरे ख्याल से इसलिए नहीं हो पा रहा है कि राजस्थान के नेताओं में अभी तक भी एका नहीं है, अभी तक भी वो अलग अलग ग्रुपों में है। और दूसरी बात कि राजस्थान के बारे में उनको पिक्चर कुछ और बताई जा रही है और असल में कुछ और हुआ। तो ये जो आकलन है केंद्र नेताओं का, उसकी वजह से केंद्र जो है अभी तक बहुत सारे व्याह मोह में है कि क्या करें, तय नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कि सचिन पायलट को विधायक दल का नेता चुना जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे वो। अगर उनको बनाया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो कुछ एक्ट करेंगे, तो फिर अशोक जी क्या करेंगे? अशोक जी को तो दिल्ली वाले भी अपने यहाँ लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई यहाँ आकर बैठ जाओ, आपको हम कुछ बड़ा काम दे देते हैं। छोटी मोटी कमेटियों में उनको जगह दी जा सकती है, लेकिन उनको कोई बड़ा मुख्य पद नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले इनको मिलते रहे। इनको तो अध्यक्ष पद ऑफर हुआ था खुद, तो खुद ने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर उसको डिसोन किया था। ये तो खुद ही सोचना पड़ेगा ना, इसलिए ये फैसला नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जैसा 25 सितंबर को पिछले बार हुआ था, एक साल पहले 25 सितंबर 2022 को, जब आला कमान के भेजे हुए ऑब्जर्वर, जिनमें कि आज के कांग्रेस प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, खड़गे साहब, वो उनको भेजा और उनको मीटिंग नहीं करने दी अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत के बारे में फैसला इसीलिए नहीं हो रहा है कि इनको अगर हम कोई अधिकार दें, कुछ फैसला करें, तो वो आगे जाके क्या करेंगे, अविश्वसनीय हो गए ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अशोक जी एक तरीके से अविश्वसनीय हो गए हैं। आपको ध्यान है, मैं बताता हूं, देखो कि जब टिकटों का फैसला हो रहा था तो खड़गे जी नहीं बैठते थे उस मीटिंग में, जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठते थे, जब एक तरीके से दोनों ही किसी पद पे नहीं है पार्टी में, वो केवल वैसे ही आला कमान है। और जब मीटिंग में जो है कुछ लोगों के टिकट के ऊपर बातचीत हुई तो राहुल गांधी ने अशोक जी से कुछ पूछा कि ये तो वही लोग है ना, मतलब उनका रेफरेंस देकर, तो अशोक गहलोत जोर जोर से चिल्लाने लगे उस मीटिंग में। सोनिया गांधी ने एक पहले तो राहुल को चुप किया कि कीप क्वाइट, और फिर अशोक जी से कहा कि अपनी आवाज को धीमा रखिए, तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं। आप बोलिए कि जिस मीटिंग में जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े पदाधिकारी हो, वहां इस लैंग्वेज में बात हो रही हो, तो कितना तनाव होगा आपस में। इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है। ये फैसले के बीच भी यही कारण है कि वहां हम करेंगे कोई फैसला तो वो किस तरीके से प्रभावी होगा कि नहीं होगा, या कोई अब छोटे से विधायक दल में भी एक विद्रोह खड़ा हो जाए कहीं, ऐसा नहीं हो। तो ये शायद इसलिए आला कमान कोई रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है, किस तरीके से करे इसको। फैसला वगैरह नाम वाम सब तय हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी राह देखी जा रही है। तो सब नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तब उसके बाद फैसला होगा। ठीक है, विवाद मतलब कांग्रेस में अभी भी जारी है और फैसला लेना, आखिरकार फैसला तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पार्टी को फैसला लेना होगा। तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अशोक गहलोत के कारण ही शायद मामला उलझा हुआ है, सचिन पायलट के कारण मामला उलझा हुआ है, पार्टी कुछ तय नहीं कर पा रही है कि आखिर राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक परिवर्तन कैसे किया जाए। इस बीच में खबर आ रही है दिल्ली से कि इंडिया गठबंधन के में अलायंस को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी कमेटी बनाई है 5 सदस्यों की, उसके अंदर भी अशोक गहलोत को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक उसके कन्वीनर होंगे, इसके अलावा सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश और भूपेश बघेल भी उसके सदस्य होंगे। यानी अशोक गहलोत अब दिल्ली की राजनीति में भी अपने पैर पसारने की कोशिश जरूर करेंगे, वहां वो सक्रिय होंगे, जैसा कि वो हर बार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद में जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो दिल्ली में ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4 PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और ये डिस्कशन आपको कैसा लगा? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो उस पर वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।